आगे बढ़ेंगे। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने महाराष्ट्र हुकूमत के वजीर अक़लियती उमूर नवाब मलिक और उनके अफराद खाना के नाम कुर्ला, बांद्रा और सांता क्रूज में वाक़ मुख्तलिफ जायदादों की तफसीलात से मुतल्लिक़ दस्तावेज़ात तलब किए हैं। ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर नीरज कुमार ने मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम एक्ट 2002 के तहत नवाब मलिक के खिलाफ जारी तहकीकात के लिए मालूमात तलब की है। कुमार ने ये खत 24 मार्च को लिखा है, जिसमें इनसे तस्दीक शुदा दस्तावेज़ात और दीगर रिकॉर्ड फराहम करने की अपील की गई है। जिन जायदादों की मालूमात मांगी गई है वो मलिक, इनके अहलिया महजबीन और उनके बेटे फराज के नाम बताई जा रही हैं। और प्रशांत इस वक्त मुंबई से हमारे साथ रास्तौर पर जुड़े। प्रशांत, नवाब मलिक की मुश्किलें कम नहीं हो रही थी, अब उनके घर वाले भी मुश्किल में पड़ते नजर आ रहे हैं। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि पिछले दिनों ये देखा गया है कि ईडी ने कई बार नवाब मलिक के बेटे को समन करके बुलाया था पूछताछ के लिए, लेकिन ईडी के सामने जो है उनके बेटे हाजिर नहीं हुए। उनके वकील की तरफ से वहाँ पर यह बताया गया था उन्हें थोड़ा समय चाहिए, उन्होंने अपनी बात रखने के लिए जब समय मिलेगा तो आकर रखेंगे। लेकिन वहीं हम बताएं आपको कि कल जो है ईडी की तरफ से ठोस कदम उठाया गया है। ईडी ने सिर्फ नवाब मलिक ही नहीं बल्कि उनकी पत्नी और उनके बेटे के नाम पर जो प्रॉपर्टी मुंबई में है उसका रजिस्ट्रार से जो है पूरा डिटेल मांगा है। जो जानकारी सामने आई है ईडी के हाथ, सांता क्रूज वेस्ट में एक फ्लैट है जो उनके बेटे के नाम पर है और बांद्रा वेस्ट में एक फ्लैट है जो उनके बेटे के नाम है। उसकी लेन देन किस तरह से की गई थी, किससे खरीदा गया था, इन सारी चीज़ों का ब्यौरा जो है ईडी जो है निकालने की कोशिश कर रही है। वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं, कुर्ला में जहां पर उनका परिवार नवाब के साथ रहता था, नूर मंजिल जो इलाका है कुर्ला में, वहां पर नूर मंजिल करके इमारत है, वहां पर जो उनके 3 फ्लैट्स हैं वो नवाब मलिक के नाम पर हैं। तो वो भी कैसे खरीदा गया था, किससे खरीदा गया था, कब खरीदा गया था, कितने में खरीदी गई थी, इन सारी चीज़ों की जांच जो है ईडी कर रही है। क्योंकि आपको याद दिला दूं कि गो वाला कंपाउंड जो कुर्ला में ही है, जिसे खरीदा गया था नवाब के परिवार की तरफ से, और जब उसे खरीदा गया था तो ये बात सामने आई थी कि हसीना पारकर जो है उनके जो साथीदार है उनसे खरीदा गया था और हवाला के चलते वो पैसों की लेन देन की गई थी और उसी मामले के चलते इनकी गिरफ्तारी भी हुई है। फिलहाल नवाब मलिक अर्थर रोड जेल में बंद है, जेल कस्टडी में है और ईडी अब जो डिटेल रजिस्ट्रार से ले चुकी है उसकी तस्दीक करेगी, जानकारी लेगी और जो परिवार के लोग हैं, जैसे उनकी पत्नी हो गई, उनके बेटे हो गए, उनसे जो है लेन देन की जो प्रक्रिया को अंजाम दिया गया, फ्लैट कब लिया गया था, प्रॉपर्टी कब खरीदी गई थी, कितने में खरीदी गई थी, जो लेन देन की प्रक्रिया है वो कैसे की गई थी, कैश दिया गया था, चेक दिया गया था, यानी तमाम वो चीज़ें हैं वो खंगालने की कोशिश ईडी की तरफ से किया जाएगा। क्योंकि ईडी ने हवाला का ही केस जो है नवाब मलिक के खिलाफ दर्ज किया है। बहरहाल देखने वाली बात है कि इस पूरे मामले पर अघाड़ी सरकार का क्या कहना है, क्योंकि लगातार ये इल्जाम लगता रहा है कि ईडी जानबूझकर फंसाने की कोशिश कर रही है या परेशान करने की कोशिश कर रही है। अब किस तरह का रिएक्शन आ रहा है सरकार की तरफ से? देखिए, फिलहाल जो प्रॉपर्टी का डिटेल मांगा गया है ये 24 तारीख को मांगा गया था और ईडी के पास ये डिटेल जो है आ चुकी है। ऐसे में अब तक सरकारी सरकार की तरफ से कुछ भी रिएक्शंस इस बात को लेकर के नहीं आए। लेकिन हमने देखा पिछले दिनों जब बजट सेशन चल रहा था विधान भवन में, तो वहाँ पर भी महाविकास आघाड़ी का स्टैंड एकदम क्लियर था कि नवाब मलिक अब इस्तीफा नहीं देंगे, उनकी गिरफ्तारी को गलत बताया गया। केंद्रीय एजेंसी जो है अब महाराष्ट्र सरकार को टारगेट कर रही है, उनका पहले से ही एक फंडा बन चुका है और यही वजह है कि अगर आप देखें तो इतने दिनों जेल में होने के बावजूद भी नवाब मलिक का इस्तीफा नहीं लिया गया है। बहरहाल देखने वाली बात होगी कि निचली अदालत से नवाब मलिक को किसी प्रकार की राहत नहीं मिली, हाई कोर्ट से किसी प्रकार की राहत नहीं मिली, जांच एजेंसी अपना काम करी। ऐसे में ईडी आने वाले दिनों में क्या कुछ अहम खुलासे करती है जब एक बार फिर से नवाब मलिक की रिमांड खत्म होगी। क्या आने वाले दिनों में और किसी की गिरफ्तारियां संभव इस मामले में, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। और जो प्रॉपर्टी की जांच अब आगे ईडी कर रही है उसमें क्या कुछ खुलासे होते हैं, क्या वहां पर भी हवाला का कोई एंगल ईडी के हाथ लग पाएगा, ये तमाम चीजें हैं जिसे अब ईडी अपने हिसाब से खंगाल रही है और आने वाले दिनों में देखना होगा कि ईडी क्या कुछ इस मामले में सच सामने लाकर रखती है। तो कुल मिला के कहा जाए कि नवाब मलिक के लिए अभी मुश्किलात अभी और सामने और बढ़ेंगी।
बिल्कुल देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जब पीएमएलए एक्ट लगता है तो वहाँ पर आपको तकनीकी चीज़ बता दूं मैं कि अगर आपको जमानत मिलनी है तो सिर्फ एक ही आसरा होता है, वो मेडिकल ग्राउंड होता है। क्योंकि इससे पहले हमने देखा जब छगन भुजबल गिरफ्तार हुए थे पीएमएलए एक्ट में, तो उन्हें 2.5 से 3 साल जो है जेल में काटने पड़े थे। बार बार उन्होंने अपने तबीयत का हवाला दिया था, लेकिन जब तक सरकारी डॉक्टर ये लिख कर नहीं देता है कि इन्हें घर की ज़रूरत है और मेडिकल ग्राउंड पे इन्हें जमानत मिलनी चाहिए, ये अधिकारी खुद अदालत में बताएंगे तो जाकर के जमानत मिलती है। क्योंकि पीएमएलए एक्ट एक ऐसी धाराएं हैं जिसमें तमाम गुंजाइशें जो है ईडी की तरफ से या जांच एजेंसी की तरफ से दिखाया जाता है। हवाला एक जरिया होता है, ये फंडिंग जो है टेरर में एक्ट में यूज़ होता है, या देश के खिलाफ जो है फंडिंग यूज़ किया गया, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये तथ्य जो है अदालत के सामने रखे जाते हैं। और यही एक वजह है कि ऐसे मामलों में जमानत की जो गुंजाइश है बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। और यही वजह हमने देखा कि अनिल देशमुख भी आज ईडी वाले मामले में उन्हें भी निचली अदालत से कोई राहत नहीं मिली है। हाई कोर्ट में उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया है, अब देखना हो कि हाई कोर्ट क्या तय करता है। लेकिन अमूमन हमने देखा है कि ईडी यानी पीएमएलए एक्ट जो होता है उसमें जमानत की जो प्रक्रिया होती है सिर्फ एक ही मेडिकल ग्राउंड जो है वहाँ पर कंसीडर किया जाता है। ऐसे में नवाब मलिक की मुश्किलें बिल्कुल बढ़ती नज़र आ रही है। ऐसे में परिवार के और कौन से लोगों की मुश्किलें बढ़ेंगी ये आने वाला समय बताएगा, क्योंकि जांच जो है ईडी की वो परिवार को लेकर के शुरू हो चुकी है। बिल्कुल प्रशांत, एक सवाल यहाँ पे ये करना चाहेंगे कि नवाब मलिक तो अभी जेल में है, लेकिन अभी जो दस्तावेजात हाथ लगे हैं ईडी के, उसमें पूछताछ अब किससे होगी? उनकी अहलिया जो है महजबीन या उनके बेटे फराज जो है, क्या इनको ईडी पूछताछ के लिए बुला सकती है फिर से? बिल्कुल देखिए ये पहलू एकदम साफ है। और मैंने जैसे कहा कि पहले भी जो है ईडी ने उनके बेटे को तलब किया था, उनको पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन उन्होंने अपने वकील के जरिए मैसेज दिया था कि वो किसी व्यस्त है कहीं पर और उन्हें थोड़ा समय जाएगा ईडी के सामने आने के लिए, और वो ईडी के सामने पेश नहीं हो पाए थे। लेकिन ईडी ने पहले भी उनके परिवार से दस्तावेज मांगे हैं उनकी संपत्तियों का, लेकिन अभी तक कोई दस्तावेज ईडी के पास नहीं आया था। और यही वजह है कि ईडी ने डायरेक्टली रजिस्ट्रार से जो रिक्वेस्ट करके सारे डॉक्यूमेंट्स अपने पास मंगा लिए। ईडी के पास वो पर्याप्त डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रार ऑफिस से मिल चुका है। बहरहाल अब देखना होगा कि परिवार ऐसे में क्या जवाब देता है ईडी को, क्योंकि आने वाले दिनों में ये बात साफ है कि जो हाथ में डॉक्यूमेंट ईडी के लगे हैं उसे क्लियर करने के लिए उनके परिवार को बुलाया जाएगा, पूछताछ किया जाएगा और ये बात क्लियर किया जाएगा कि जिस तरह से लेन देन इन प्रॉपर्टियों को खरीदने के लिए किया गया है और जिन लोगों से खरीदा गया है वो कौन से लोग हैं। यानी आने वाले दिनों में कई ऐसे चेहरे, कई ऐसे पन्ने हैं जो ईडी बिल्कुल खोलेगी, और देखना होगा कि उन पन्नों पर किनका किनका नाम आता है, कौन कौन से ऐसे चेहरे जो सामने आते हैं। तो इन सारी चीज़ों के लिए हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। ईडी की जांच किस दिशा में जाती है ये ईडी आने वाले समय में तय कर पाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।